हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक द्विवेदी आज टीसीएस एकेडमी के तले हैं। आज कॉमर्स पीजीटी सिलेबस के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपके पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें अकाउंट्स और बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के 3 टॉपिक हैं। बेसिकली जो डीप में इन्होंने बांटा है तो अकाउंटिंग, और दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा इकोनॉमिक्स। इन तीनों के बारे में उन्होंने सिलेबस में अपने डिफ़ाइन किया है। देखिए, अकाउंट, सबसे पहले हम अकाउंट की बात करेंगे तो अकाउंट में जो आपको पढ़ना है वो डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम जो आया, एंट्री सिस्टम, वो आपका लिको स्पेशली जो थे उन्होंने सबसे पहले इसको ओरिजिन किया था 1493 में, इसलिए के थे। तो उन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट करते हैं। कोई भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, वो जब आप मेंटेन करेंगे अकाउंट्स, तो 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट पे वो इफ़ेक्ट करेगा। जैसे हमने सैलरी पे की तो एक तो सैलरी अकाउंट पे जो होता है वो इफ़ेक्ट करेगा, दूसरा कैश से किया है तो कैश, या कैश पेमेंट किया है, बैंक से पेमेंट किया है, 2 अकाउंट कम से कम जो है इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए, क्योंकि अकाउंटिंग जो हमारी बेस है वो प्रिंसिपल है। यदि प्रिंसिपल्स ना होते अकाउंटिंग के तो हम अकाउंटिंग कर रहे होते तो दूसरे तरीके से करते, आप अकाउंटिंग कर रहे होते तो दूसरे तरीके से करते। तो जो कह सकते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन वगैरह होता है वो संभव नहीं था। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इंटरफर्म कंपैरिजन या विभिन्न जो देश के जो फर्म्स हैं उनके अकाउंट को आप वेरीफाई करते हैं, वो आप नहीं देख सकते थे। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स लाए गए, जिसमें कहा जा सकता है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जो इस बात को बताती है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो मैं ओनर हुआ, तो मुझे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बिजनेस है हमारा, उसको अलग अलग माना जाएगा। देखिए, एक बार पीजीटी में और एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था इसी बेस पर, कि पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैपिटल है वो हमेशा हम लाइबिलिटी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि बिजनेस के ओनर को क्रेडिटर माना जाता है, इसलिए लाइबिलिटी में लिखते हैं। और एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें कहा गया कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस और बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस को, ओनर और बिजनेस को अलग अलग मानते हैं, तो उसमें कहा गया सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पे। और दूसरा कहा जा सकता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इस बात को बताता है कि हम जो भी वस्तुएं खरीदेंगे, जो भी एसेट्स, कह सकते हैं मूवेबल एसेट्स हो सकती हैं और नॉन मूवेबल एसेट्स हो सकती हैं, फिक्स एसेट्स हो सकती हैं, इनको जो खरीदेंगे वो कॉस्ट पर ही शो करेंगे। पर करंट एसेट्स की कंडीशंस में थोड़ा सा उसी में एक क्लॉज और जोड़ दिया गया, करंट एसेट्स मार्केट वैल्यू और कह सकते हैं रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, दोनों में से जो कम होगा उस पर शो करेंगे। जबकि फिक्स एसेट, चाहे आपने आज बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख की बिल्डिंग खरीद ली आपने, तो इस एसेट्स को आज से 5 साल बाद इस एसेट्स का मूल्य जो है 25 लाख हो गया, पर जब तक वो रियलाइज़ नहीं होगा तब तक हम इसको किस पे दिखाएंगे? 10 लाख रुपए पे दिखाएंगे। डिप्रिसिएशन काट सकते हैं, डिप्रिसिएशन कम करके दिखाया जा सकता है, पर इस कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा कभी भी नहीं दिखाएंगे। सारी एसेट्स को जो है वो हम इसी पर दिखाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। पर स्टॉक जो है एक हमारी करंट एसेट्स है, जिसका हम परचेज और सेल कर रहे हैं, ये मार्केट वैल्यू और कह सकते हैं कॉस्ट वैल्यू, दोनों में से जो कम होगा उस पर दिखाया जाएगा। और रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट इस बात को बताता है डबल एंट्री सिस्टम में कि जब तक कोई भी एसेट्स हमारी रियलाइज नहीं हो जाएगी, जब तक हमको पैसा नहीं मिल जाएगा, तब तक हम उसको नहीं लिख सकते हैं। रियलाइज हो जाएंगी तभी चीज़ें
दिखाई जाएंगी। इसी तरीके कन्वर्टिज्म कह सकते हैं, ऋणवादिता का सिद्धांत। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपका पीजीटी हो, टीसीटी हो, कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम हो या नेट हो, वहाँ पर ये पूछा जाता है कि ऋणवादिता का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म क्या है। हमको ऋणवादी होना पड़ेगा। जैसे हमारे पुराने लोग क्या थे, ऋणवादी प्रवृत्ति के थे, तो वो क्या करते थे, हमको ये करना है, ये नहीं करना है। उसी तरीके हम जब अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे कि ऋणवादिता जो है वो लॉस के लिए हम सोचेंगे, हमेशा लॉस के लिए हम प्रोविज़न कर सकते हैं, बट प्रॉफिट के लिए जो है, प्रॉफिट के लिए कोई भी समायोजन एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा जब तक वो प्रॉफिट जो है रियलाइज़ नहीं हो जाएगा। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको सबसे पहला इसमें जो टॉपिक पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल हो गया, सप्रेटिनिटी कॉन्सेप्ट हो गया, कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पीजीटी और टीजीटी जो है एक ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पर क्वेश्चन जो है हर कॉन्सेप्ट से बनते हैं। डायरेक्ट फैक्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है वो फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनके बारे में आपको दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो फाइनल अकाउंट जो हैं, फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं वो कहा जा सकता है कंपनी के हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट जो साल का एंड होता है, ईयर का एंड होता है, तो उस कंडीशन में पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट के तहत अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिससे उस साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसके बारे में, कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी हो सके। तो फाइनल अकाउंट में आपको देखना है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के बारे में सबसे पहले कहा जाए। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो है वो बनाना सीखना होगा। उसके एडजस्टमेंट के बारे में देखना पड़ेगा, कौन सा एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। और इससे बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि कंपनी की लायबिलिटी किस प्रकार की है, कितनी है, कौन कौन से हेड्स से हैं और एसेट्स कौन कौन से। देखिए फाइनल अकाउंट्स जो है ये एक प्रोसेस है जो हमारे डेली अकाउंट जो मेंटेन किए जा सकते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन का वाउचर होता है। वाउचर से क्या होता है, जर्नल पोस्टिंग की जाती है। जर्नल पोस्टिंग के बारे में भी आपको सीखना है। जर्नल पोस्टिंग की जाती है। जर्नल पोस्टिंग के बाद क्या होता है, उससे लेज़र पोस्टिंग होती है। कंपनी अपने हर अकाउंट के लेज़र बनाती है। दूसरा क्या होता है, लेज़र पोस्टिंग होती है। लेज़र पोस्टिंग के बाद आपको क्या बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। और ट्रायल बैलेंस से जो है आपका फाइनल अकाउंट बनता है। आपको इन सब के बारे में जानकारी हो। जर्नल एंट्री किसी भी यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उन सब का आधार क्या है, आपका ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और अकाउंट में कहा जाता है बिना वाउचर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको वाउचर जो है, ट्रांजैक्शन जो है उनका वाउचर होना ही चाहिए। वैलिड वाउचर होगा, उससे क्या है, जर्नल पोस्टिंग की जाती है। जर्नल पोस्टिंग से लेज़र पोस्टिंग होती है। लेज़र पोस्टिंग से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस बना लेती है। और उससे जो लास्ट जब एंड होता है उसमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट। देखिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में खर्चे कंपनी के दिखाए जाते हैं और सोर्स ऑफ इनकम दिखाई जाती है। जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो कह सकते हैं रिकरिंग नेचर की इनकम है, जो बिजनेस की इनकम है, उसके बारे में दिखाया जाता है। कैसे फिक्स एसेट्स को बेचने से जो पैसा आ रहा है उसको हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया जा सकता है। जो इंटरेस्ट वगैरह है उससे पैसा मिला जा सकते हैं। जो हमारी इनकम आयगत आय है उसके बारे में दिखाते हैं। तो ट्रेडिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए खर्चे होते हैं उनको दिखाते हैं। यहाँ पे जर्नल खर्चे जो हैं, ऑफिस ओवरहेड्स हो गए, वो दिखाए जाते हैं। देखिए आपकी प्राइम कॉस्ट, जब कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट ट्रेडिंग में दिखाई जाती है और थोड़े मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपके ऑफिस ओवरहेड्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, किसी को बेचने पे जो खर्चा हुआ जैसे लाइक एडवर्टीजमेंट,
सैलरी, ऑफिस ओवरहेड्स हो गया, सैलरी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखाई जाएंगी। इसी में वो रेवेन्यू जैसे इंटरेस्ट वगैरह आपने कंपनी के जो कंपनी ने अपना पैसा किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वो भी पैसा जो है आपका पीएल अकाउंट में दिखाया जाएगा। और उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है और आपकी असेट्स और लाइबिलिटी जो है यहाँ पे दिखाई जाती है। इसका जो लाइबिलिटी में आपकी कैपिटल वगैरह हो गया, क्रेडिटर्स, जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, कहाँ से आप पैसा लेके आए हैं, वो सोर्स ऑफ फंड्स जो है बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं और उनका एप्लीकेशन कहाँ पर हुआ है, जो एसेट्स वगैरह खरीदी गए उसके बारे में दिखाया जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है वो पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में पढ़ना। देखिए पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पार्टनरशिप, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए पार्टनरशिप क्या आगे होती है। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर जब कोई कार्य करने के लिए कोई तैयार होते हैं, वो मिलकर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें वो लाभ विभाजन कर रहे होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे होते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। भारत में जो पार्टनरशिप एक्ट चलता है वो 1932 चलता है, वहीं पे इसको डिफाइन किया गया है। देखिए इसमें दो से अधिक व्यक्ति होने, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मिनिमम 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम के बारे में कहा जाता है 20 व्यक्तियों के बारे में 1932 में बताया गया है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग हो, मतलब कोई भी व्यक्ति जो उसमें जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो आपस में लाभ हानि बांट रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग होनी ही चाहिए और वैलिड बिजनेस होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया था एक बार कि एग्रीमेंट कैसा हो सकता है। एग्रीमेंट आपका लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। आप रिटन एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं और वोकल एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, इसमें ये मैंडेटरी नहीं किया गया कि एग्रीमेंट जो है रिटन होना चाहिए। अब आप पार्टनरशिप फर्म बन गई, आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, वैलिड बिजनेस के लिए होना चाहिए, कोई अदर ऐसे बिजनेस के लिए या जो इनवैलिड है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, अब यहाँ पे अकाउंट तो मेंटेन किए जाएंगे। तो जब सिंपल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो पीएल अकाउंट बनाया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट बनाया जाता है, जिसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो कैसे एडजस्ट किया गया, कैसे कहाँ कहाँ उसका यूज किया गया, बैलेंस शीट बनाई गई। पहली कंडीशन में तो वही अकाउंट बनाए जाते हैं। पर अब बात होती है कोई भी पार्टनर जो है एडमिशन लेता है, कोई नया पार्टनर, देखिए ऐसा तो नहीं आज हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया वो अनंत काल तक चलता रहेगा, परिवर्तन तो होना ही होना है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी तरीके जो हमारी पार्टनरशिप हुई तो उसमें हम नए पार्टनर्स को भी तो ला सकते हैं। जब नया पार्टनर लाएंगे तो उस कंडीशन में क्या है, एडमिशन होता है। एडमिशन की दशा में अकाउंट जो बनाए जाते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। देखिए पुरानी संपत्तियां जो थी वो पुराने मूल्यों पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर दिखाई गई थी, रिवैल्यूएट, मतलब उसी अकाउंट पे कॉस्ट पे दिखाई गई थी। अब कोई नए व्यक्ति को हम अपने पार्टनरशिप फर्म में लेके आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी एसेट्स को रिवैल्यूएट करके दिखाना, क्योंकि हम उससे जो पैसा लेंगे आज की एसेट्स का पैसा लेंगे, ना कि 10 साल पहले जो हमने बनाया था 1 लाख की बिल्डिंग हमने खरीदी थी तो 1 लाख की बिल्डिंग के लिए हम पैसा नहीं लेंगे। आज इस बिल्डिंग का 50 लाख मूल्य है तो 50 लाख के लिए पैसा लेंगे। तो पहला अकाउंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सब केवल एक कॉन्सेप्ट है, एवरी डिक्रीज जो है वो दिखाया जाएगा डेबिट में, और एवरी इंक्रीज ऑफ एसेट्स, every decrease of assets shown in the debit side of the revaluation account and every increase in the assets is shown in the credit account of the credit side of the revaluation account। और liability में उल्टा हो जाता है, liability में every increase in liability shown in the debit side of the revaluation account और every decrease in the liability shown in the revaluation of credit side of revaluation account। जो इसके अलावा जो कह सकते हैं कोई प्रोविज़न वगैरह बनाया गया तो डेबिट में दिखाया जाएगा, इंक्रीजमेंट तो वहाँ दिखाया ही जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, क्योंकि नए पार्टनर्स आ गए हैं, अब नए तरीके से उनकी कैपिटल में एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है। आपको इसके बारे में पूरी डीप में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है उठते हैं। देखिए, जब एडमिशन होता है तो प्रॉफिट जो गेन सेक्रीफाइस रेशियो होता है, क्योंकि पुराने जो साझेदार हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं। तो कई बार यहाँ पे प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, न्यू रेशियो से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि नया व्यक्ति आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है, न्यू रेशियो बनेंगे। आप पुराने रेशियो पे तो आप काम नहीं कर रहे हैं, तो अब नए व्यक्ति को आपने प्रॉफिट शेयर कर दिया है, तो प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो से यहाँ से अमूमन हर एग्ज़ाम में आप पिछले सारे एग्ज़ाम को देखिए, पीजीटी के जितने भी पेपर्स आप देखेंगे, अदर एग्ज़ामों के नेट के पेपर देखेंगे, यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है या कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम हो जहाँ पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर ये है न्यू रेशियो, प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। साथ में गुडविल से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि गुडविल जो आपने जो फर्म बनाई थी, आपने फर्म बनाई तो उस कंडीशन में आपने उस पर काम किया, जब काम किया और आपने इस फर्म को बड़ा कर दिया, आपने उसको उठा दिया, अब उस फर्म की गुडविल है, नया आएगा तो सीधे प्रॉफिट लेने लगेगा ना, तो प्रॉफिट लेने लगेगा। अब आपने इनिशियल स्टेज पे काम किया था तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दे देंगे, तो कंपनी की जो फर्म की जो गुडविल है उसमें भी न्यू पार्टनर को पैसा देना पड़ता है, तो फर्म की गुडविल का भी रिवैल्यूएशन किया जाता है। यहाँ पे 4 मेथड होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, इन चारों से अमूमन क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा पार्टनरशिप में बात होती है, बाय द वे कोई पार्टनर जो है रिटायरमेंट लेना चाहता है या उसकी डेथ हो गई, तो रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में भी आपको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जब डेथ हो रही है या रिटायरमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि जो साझेदार गया है तो उसका प्रॉफिट जो है बचे हुए साझेदार और रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल रहा है कि नहीं, बचा हुए जो साझेदार थे उनको उस प्रॉफिट का शेयर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, और पुराना साझेदार जो था, जो आउटगोइंग पार्टनर था या जो कह सकते हैं मृतक साझेदार था, उसको पैसा भी देना है, तो नए तरीके से फिर अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। उसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि आवश्यकता हुए तो पार्टनर का लोन अकाउंट खोला गया तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, और यहाँ पर एक कैश अकाउंट पहले भी एडमिशन की कंडीशन में भी खोला जाता है, इस कंडीशन में खोला जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। यदि पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो गया, समापन हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जब डिसोल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में अकाउंट सारी एसेट्स बेच दी जाती हैं, सारी एसेट्स बेच दी जाएंगी, उनका उससे जो है आपकी लाइबिलिटी है उसको पे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट के तहत आपकी सारी एसेट्स बेची जाएंगी और उसके बाद जो हमारी लाइबिलिटी है उसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसके बाद आपके पार्टनर्स को पैसा दिया जाता है। देखिए, पार्टनर्स को तो पैसा देना, जो बचेगा वो पैसा पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपको घर से भी ला के पैसा देना पड़ेगा। यदि पैसा बच रहा है तो मिलेगा, नहीं बच रहा है तो बाहर की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हैं उनको पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर से ला के पैसा देना पड़ेगा। तो दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और उसके बाद बचा हुआ कैश अकाउंट बनता है, और इस कैश और बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है ऑलवेज इक्वल आता है, बराबर आता है। डिसोल्यूशन एक कंडीशन में और हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस कंडीशन में एक इंडियन लॉ है और एक गार्नर वर्सेस मरे रूल है। गार्नर वर्सेस मरे नियम जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। उस कंडीशन में गार्नर, मरे और विकलिंस जो थे, 3 साझेदार थे। विकलिंस दिवालिया हो गया था, तो उसके पूंजी की कमी को जो था गार्नर और मरे ने लाकर अपनी कैपिटल पार्ट में, कैपिटल रेशियो में लाके पूरा किया था। ऐसे क्या चलता था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको सारी कमियां पूरी करनी होती हैं, बट जब कोई भी साझेदार गार्नर वर्सेस मरे नियम लग रहा है या इंडियन नियम लग रहा है, तो पूंजी की कमी जो है, जो वीकनेस की कमी थी,
उसको गार्नर मरे ने अपने कैपिटल रेशियो में लाके पूरा किया था। तो जो पूंजी की कमी होगी वो किस रेशियो में लाएंगे, कैपिटल रेशियो में लाएंगे, और जितना भी रियलाइजेशन लॉस होगा वो सारे ही साझेदारों में, शोधक्षम में हो या दिवालिया साझेदार हो, उन सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। दूसरा उन्होंने रूल निकाला था, जो रियलाइजेशन लॉस है इट इज डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद एक गार्नर वर्सेस मरे नियम लग रहा है, तो उस कंडीशन में रियलाइजेशन लॉस ब्रिंग इन कैश, जो आपका वसूली का लॉस है, हानि है, उसको किस में लाना पड़ेगा, वो कैश में लाना पड़ेगा, नगद ग्रुप में लाना पड़ेगा। पर इंडियन लॉ लगता है तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट, जो थर्ड वाला है कि रियलाइजेशन लॉस को आप कैश में लाइए, वो नहीं लाया जाता है। बाकी सारे रूल जो है सेम है। इसके बाद आपको कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। जो अगला टॉपिक आपका होगा वो कंपनी के अकाउंट्स के बारे में। देखिए, कंपनी से भी आपके शेयर, डिबेंचर वगैरह से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो कंपनी अकाउंट में पहली बात तो आपको फाइनल अकाउंट जो है वो उसके बारे में देखना है। उसके बाद कंपनी अपना सोर्स ऑफ फंड जो है उनका कहाँ से पैसा ला सकती है, तो क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को इशू करते हैं। अपनी कैपिटल को कहाँ से लाते हैं, देखिए पार्टनरशिप की कमियों को दूर करने के लिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया जिसको कंपनी कहा गया। देखिए, पार्टनरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ज़्यादा पूंजी नहीं हो पाती थी क्योंकि कम लोग हुआ करते थे, और दूसरी बात जो थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी उसमें। बट कंपनी में ये चीज़ थी, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और साथ में बहुत नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कितना भी चाहे पैसा आप यहाँ से फंड जो है रेज कर सकते हैं। आप फंड रेज करने के लिए अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप इतने शेयर को इशू करके पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनके फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ना है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर में देखिए शेयर का सबसे पहले एप्लीकेशन मांगा जाता है, सबसे पहले शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगा जाता है। इसके लिए भी ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री वगैरह पास होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद अलॉटमेंट होता है, और उसके बाद कॉल्स की जाती हैं। अब इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स में क्या हो सकता है, कोई भी शेयर होल्डर जो है पैसा नहीं दे सकता है। हो सकता है किसी ने क्या कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर संबंधी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन शेयरों को कभी कभी फॉरफिट कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। कंपनी के द्वारा उन शेयरों को क्या कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इशू शेयर और डिबेंचर, कंपनी देखिए कैपिटल के रूप में जो पैसा लेती है उसको शेयर के रूप में पैसा लेती है जाके। जब वो एज ए लोन लेती है तो वो डिबेंचर इशू करती है। तो डिबेंचर के भी इशू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स होते हैं, इशू किया जाता है, उससे फंड रेज किया जाता है। तो इसके भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपको पढ़ना है। यहाँ से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है उस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो कह सकते हैं आपकी तो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। अब कुछ भारत के अंदर 18 ऐसे सेक्टर कोड छोड़े गए हैं जहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वहाँ पर मैंडेटरी कर दी गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़नी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर क्यों मैंडेटरी किया गया, क्योंकि तमाम कंपनी, जैसे इस मार्कर को बनाने में हमने 10 रुपये लगाया और हमने इसका प्राइस जो है 50 रुपये सेट कर दिया। जब 50 रुपये सेट कर दिया, इससे कंपनी जो है, जो कंज्यूमर है उनको लॉस होता है, कंज्यूमर को इससे लॉस होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ सेक्टरों के लिए मैंडेटरी कर दिया। यहाँ पर आपको स्पेशली जो है अकाउंट बनाने पड़ेंगे कॉस्ट से रिलेटेड। आपको कॉस्ट शो करनी पड़ेगी, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना उस प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही है। देखिए इसको ICWA बनाता है, CMA जिसको कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसको CMA बनाता है, या इंडियन कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट जो सर्टिफाइड होगा वो बनाएगा, उसको CA बनाता है, इसको CMA बनाता है। अब यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट सबसे पहले बात करें तो एक प्राइम कॉस्ट होती है,
प्राइम कॉस्ट जो बनती है वो कैसे बनती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है, कितना डायरेक्ट लेबर लगा है और कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं। आपको कॉस्ट शीट वहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट हो गया, फिर फैक्ट्री कॉस्ट होता है जिसको कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये में क्या को जोड़ दिया जाए, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिया जाए तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। और उसके बाद ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें यदि ऑफिस के ओवरहेड जोड़ दिए जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और ऑफिस कॉस्ट में यदि क्या किया जाए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यदि उसके बाद इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में सेल निकल आती है। तो कॉस्ट अकाउंट में आपको अदर भी अकाउंटिंग जैसे प्रोसेस अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के बारे में बताता है। कॉन्ट्रैक्ट देखिए जैसे बड़े बड़े ठेके लिए जाते हैं तो वो भी क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स जो है बनाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे एज अ कॉस्ट को शो करते हुए। जैसे रोड का ठेका किसी ने लिया तो रोड का कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया तो अपने यहाँ अकाउंट मेंटेन करेगा। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कंप्लीट, एक हो सकता है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो सीधे प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बना लिया। इनकम्प्लीट है तो कुछ स्पेशल प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में दिए हुए हैं तो उसको दिखाते हुए यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट इनकम्प्लीट है तो सारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ना है। अब इतनी चीज़ें तो आपको अकाउंटिंग में पढ़नी है। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी प्रोसेस अकाउंटिंग हो गई, यूनिट कॉस्टिंग हो गई और कह सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, बैच कॉस्टिंग हो गई। इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो था आपको डबल एंट्री सिस्टम, कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, इनके बारे में पढ़ना था। इसके बाद आपके इसी सिलेबस को थोड़ा सा और वाइड करते हुए इसमें क्या कर दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जो है वो जोड़ दी गई। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जोड़ दिया गया। इनकम टैक्स एक्ट में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कैसे चीज़ें जो हैं डिसाइड होंगी, कौन कौन से जो बेसिक क्लॉज हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे क्या होता है असेसमेंट ईयर, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, क्या होता है करंट ईयर, जो इन सब के बारे में। असेसमेंट ईयर जिसमें क्या होता है प्रीवियस ईयर, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। बेसिक कंपोनेंट जो है उनके बारे में डिस्कस करना। तो असेसमेंट ईयर जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम की पर टैक्स लगाया जाए उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। और प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम जो है अर्न की गई हो उसको प्रीवियस ईयर, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल चले उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और बेसिक कंपोनेंट्स में इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो भारत में सेक्शन 10 फर्स्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 10 फर्स्ट है उसके तहत एग्रीकल्चर इनकम को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो सभी लोग चाहते हैं एग्रीकल्चर इनकम, उनकी इनकम को क्या माना जाए, एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। एग्रीकल्चर इनकम कौन सी मानी जाएगी, तो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से अर्न हुई हो, अराइज हुई हो, उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। जैसे हार्वेस्टिंग से जो पैसा मिला है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। लीज पर, एग्रीकल्चर लैंड को लीज पर उठाए जाने से जो पैसा मिला है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। और तीसरी जो इसमें जोड़ी गई, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। जैसे दूर दूर मकान होते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे, आपने कोई मकान बना रखा है, वैसे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, पर वो एग्रीकल्चर लैंड पर बना हुआ है तो उस कंडीशन पे वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और कुछ इसमें कंडीशन जोड़ी गई हैं जो आप पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्रीकल्चर इनकम से जो है आपका बनना ही बनना है। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए अगला जो इसी में इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ा गया वो रेजिडेंशियल स्टेटस। आपका जो टैक्स इम्पोज होता है, लेवी किया जाता है, वो किस पे इम्पोज किया जाता है, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। देखिए सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस में अंतर होता है। मैं भारत का नागरिक हूँ, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया,
बट मैं रेजिडेंट नहीं हो सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं रेजिडेंट ना हूँ और मैं यहाँ भारत में रहता हूँ तो रेजिडेंट हूँ। तो सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग है। सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 में। और जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा वो आपके सिटीजनशिप पर नहीं इम्पोज किया जाता है, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे इम्पोज किया जाता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में जब सेक्शन 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार के लोग रेजिडेंटों के बारे में बताया गया। एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं जिनको साधारण निवासी बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। दूसरे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं जिनको असाधारण निवासी बोलते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं NRI, नॉट रेजिडेंट इंडिया। अब इन 3 प्रकार के रेजिडेंट के बारे में डिफाइन किया गया। देखिए, मैं भारत का नागरिक भी हूँ, मैं भारत का निवासी भी हूँ, पर मैं बाहर चला जाता हूँ, USA चला जाता हूँ, तो मैं निवासी कहाँ का हूँ? USA का हूँ, पर नागरिक तो मैं भारत का हूँ। आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेजिडेंट इन USA। तो जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी वो इन 3 प्रकार के व्यक्तियों को जो डिफाइन किया गया था, इसीलिए ये इंडिविजुअल के लिए है। वैसे तो पर्सन जो डिफाइन किए गए हैं इनकम टैक्स में 7 प्रकार के पर्सन डिफाइन किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो यदि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 2 कंडीशंस डिफाइन की गई। देखिए, इनको डिफाइन करने के लिए 2 जनरल कंडीशन है, 2 स्पेशल कंडीशन है। तो जनरल कंडीशन में ऐसा बोला गया कि पिछले वर्ष में, गत वर्ष में जो प्रीवियस ईयर है उसमें वो कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। कम से कम कितने दिन भारत में रहा हो? 182 दिन भारत में रहा हो। और दूसरी जो जनरल कंडीशन बोली गई, पिछला साल छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में कितने दिन भारत में रहा हो? 365 दिन भारत में रहा हो। लास्ट ईयर में कितने दिन भारत में रहा हो? 60 डेज भारत में रहा हो। 2 जनरल कंडीशन है, 2 स्पेशल कंडीशन है। गत वर्ष को छोड़कर, पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में उसके पास 2 साल का रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए और पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। पिछले गत वर्ष को छोड़कर पिछले 7 सालों में कितने दिन भारत में रहा हो? 730 दिन भारत में रहा हो, 730 डेज भारत में रहा हो। यदि कोई भी व्यक्ति एक जनरल कंडीशन और दोनों स्पेशल कंडीशन फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। दोनों जनरल कंडीशन में और दोनों जनरल कंडीशन में कोई एक जनरल कंडीशन और दोनों स्पेशल कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। यदि कोई एक जनरल कंडीशन फॉलो करता है और एक स्पेशल कंडीशन या कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और कोई भी जनरल कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? NRI कहा जाएगा, नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। अब इनके अकॉर्डिंग जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आप देश के अंदर जो पैसा कमाएंगे उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा और विदेश में जो पैसा कमाएंगे उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स इंसिडेंस होगा वो दोनों ही इनकम पर होगा। जैसे आपका कह सकते हैं इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। यदि ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करेंगे तो टैक्स जो इम्पोज किया जाएगा आपके इंडियन इनकम पे तो किया जाएगा, फॉरेन इनकम पे भी किया जाएगा, बट उन फॉरेन इनकम पे ही किया जाएगा जो भारत से नियंत्रित व्यापार से कमाई गई हैं, जो इंडिया से गवर्न किया जा रहा है बिजनेस, उससे कमाई गई। और NRI की बात करें, यदि आप NRI हैं तो उस कंडीशन पे आपको टैक्स केवल इंडियन इनकम पे ही देना पड़ेगा, जो इनकम इंडिया में अराइज हुई हो या डीम टू अराइज हो, एक्रूड इन इंडिया और डीम टू एक्रूड इन इंडिया। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, मैनेजमेंट के फंक्शन को अकाउंटिंग के आधार पर चलाना। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है? मैनेजमेंट क्या कहता है? प्लान करिए, ऑर्गेनाइज करिए, स्टाफ करिए, डायरेक्टिंग करिए, कंट्रोलिंग करिए। देयर इज 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट इज द प्लानिंग एंड सेकंड इज द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज द स्टाफिंग, फोर्थ इज द डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज द कंट्रोलिंग। अब इन 5 चीज़ों को आप अकाउंटिंग में लागू करें, कैसे आप चीज़ों को अच्छा करेंगे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है बेहतर कैसे करेंगे।
ऐसे तो हम केवल लीक पे चल रहे थे, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कह सकते हैं इस सेंचुरी का ये एक नए ज़माने की अकाउंटिंग सिस्टम है। उसके आधार पे वो क्या बताता है कि आप चीज़ों को अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो अच्छा कैसे करेंगे, जब आपको अपनी चीज़ों के बारे में बताना जानते होंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस वगैरह जो है ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपने कैश कहाँ से, आपके यहाँ जो कैश कैसे आ रहा है, कैश फ्लो जो है वो कहाँ से है। तो कैश फ्लो जो है 3 एक्टिविटियों से होता है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटियाँ जो डे टू डे एक्टिविटियाँ होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटियाँ जो कहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटियाँ, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटियाँ जहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया लाइक फिक्स्ड एसेट्स, और फाइनेंसिंग एक्टिविटियाँ कहाँ से सोर्स आया, जैसे डिबेंचर का इशू किया, शेयर कैपिटल का इशू किया। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं, ये फोरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह, जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, बीईपी वगैरह जो है आपको क्या, बीईपी कौन सा पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट, जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं होता, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन को बीईपी कहते हैं। ये सारे टॉपिक, कैश फ्लो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पढ़ना है, एक कैश फ्लो पढ़ना है और एक फंड फ्लो पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस पढ़ना है। देखिए रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बीईपी एनालिसिस से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आप ये मान लीजिए इस पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपके क्वेश्चन का वेटेज 5 से 7 क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक का वेटेज जो है दिया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पिछला एग्जाम उठा के देख लीजिए, न जाने कितनी बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग में पढ़नी है। एक तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, दूसरा आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन, जो आपकी पहली यूनिट है। उसके तहत आपको इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आपको हमने बता ही दिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक कंपोनेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम के एस्पेक्ट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी। कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़नी है। और उसके बाद आपका जो टैक्सेशन का इलाका है, जो टैक्स के बारे में, टैक्स में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है लाइक रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर इनकम, हेड ऑफ इनकम, जिसमें हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड होते हैं। डिडक्शन जो एससीसी से लेके टीयू तक है वो पढ़े जाते हैं। देखिए आपको जो 3 यूनिट में आपका सिलेबस बांटा गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पहली यूनिट है, यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, कहने को तो वेटेज जिसका 50% हो सकता है। उसके बाद हम अगली यूनिट की बात करेंगे, जहाँ पर आप जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट वगैरह है, वहाँ पर आपको क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या होता है, कौन कौन सी विचारधाराएँ, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, हेल्टन मेयो, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ने सारे लोगों के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और उसके बाद हम जो थर्ड यूनिट है आपकी, उसमें आप कह सकते हैं 2 पार्टों में बेसिकली उसको बांटा गया है। एक स्टैटिक्स बांटा गया है और एक बांटा गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपकी बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है बेसिकली क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ना है। कैसे, देखिए प्योर इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वे व्यवहारिक है, इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन या बिजनेस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया जाए, रियल लाइफ इकोनॉमिक्स भी इसको कहते हैं। देखिए पुरानी वो बेसिक जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ में लाइक भले ना करें, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो उन कॉन्सेप्ट को, उन चीज़ों को, जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाएगा,
जाएगा, उसके बारे में बताता है। तो रियल लाइफ में कैसे चीज़ें यूज की जाएंगी, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो वो क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो रियल लाइफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना, जो है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या कह सकते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके तहत आपको जो है यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है। पहली बात तो क्या पढ़ना है? यूटिलिटी एनालिसिस और डिमांड एनालिसिस। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक आपको डिस्कस करना है। कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो कैसे डिपेंड करता है। एक तो आपका हो गया यहाँ पे डिमांड एनालिसिस की बात होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है प्रोडक्शन करेगी तो उसके बारे में उसको डिमांड एनालिसिस को करना पड़ेगा कि उपभोक्ता क्या मांगता है, कब मांगता है, कैसे मांगता है, सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। दूसरा, यूटिलिटी कितनी उससे उसको मिलेगी। तो कंज्यूमर जो वर्क करता है वो उन चीज़ों पे वर्क करता है, डिमांड पर, यूटिलिटी पे। तो डिमांड एनालिसिस में आपको 3 टॉपिक पढ़ने रहेंगे। एक डिमांड के जनरल कॉन्सेप्ट, दूसरा कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें इसमें लॉ ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ेंगे, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और उसके बाद डिमांड फॉर कॉस्टिंग। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको डिमांड एनालिसिस, यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और यूटिलिटी एनालिसिस में जो आप कह सकते हैं सबसे पहले मार्शलिन अप्रोच, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और दूसरा आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हिक्सियन अप्रोच, जो हिक्स ने कहा था, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया था। देखिए मार्शल ने यूटिलिटी को कहा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर, इट कैन बी मेजर इन द ओनली ऑर्डर। तो उनकी कमियों को, मार्शल की कमियों को दूर करने के लिए जो हिक्स थे उन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट 1934 में निकाला, जिसको हिक्सियन अप्रोच कहा जाता है, और इंडिफरेंस कर्व के नाम से वो कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया और उसको सैमुअल्सन ने किया। सैमुअल्सन जो कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा इन्होंने इकोनॉमिक्स की दी थी, उन्होंने अपनी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी निकाली। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। एक तो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, उसके बाद कह सकते हैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बाद जो प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं वो, या कह सकते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करें, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर में आपके, या प्रोडक्शन फंक्शन जिसको कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? आप उसमें कुछ इनपुट डालते हैं, उससे आउटपुट होता है, वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट का आउटपुट जो है वो फंक्शन है। वो क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ स्केल या रिटर्न स्केल के प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ स्केल बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, या रिटर्न टू स्केल उसको बोलते हैं। तो उत्पत्ति के नियम में 2 प्रकार के नियम हैं, एक अल्पकालीन है, एक दीर्घकालीन है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम वो अल्पकालीन बोला जाता है उत्पत्ति के नियम में। उसके बाद स्केल, रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। और उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक दिया गया है उसमें आपको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो आपके जनसंख्या के सिद्धांत हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे। जनसंख्या भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। भारत एक इतना बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इनको एम्प्लॉयमेंट देना, इनकी प्रोडक्शन की बात करनी, इनके लिए डिमांड जो करते हैं उनको कंजम्पशन को पूरा करवाने की बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन की भी चीज़ें डाल रखी हैं। तो पॉपुलेशन में जो है कहा जाए है, तो पॉपुलेशन की जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले माल्थस की थ्योरी आपको पढ़नी। सबसे पहले माल्थस ने कोई ऐसा वैसा सिद्धांत नहीं दिया था। 1798 में सबसे पहले उन्होंने माल्थस एक अपना कॉन्सेप्ट दिया। एक ऐसे व्यक्ति थे माल्थस जिन्होंने सबसे पहले पॉपुलेशन की थ्योरी दी। इसके पहले किसी ने भी पॉपुलेशन की थ्योरी नहीं दी थी, तो इसलिए माल्थस को याद किया जाता है। माल्थस की थ्योरी आपको ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ रिकॉर्डोस वगैरह कह सकते हैं, जिसमें ऑप्टिमम थ्योरी आपको अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है, जनसंख्या संक्रमणीय सिद्धांत
पढ़ना है और कह सकते हैं काउगिल की थ्योरी वगैरह पढ़नी है। 4 थ्योरी जो बेसिकली आपको यहाँ पे पॉपुलेशन की थ्योरी में पढ़नी है। उसके बाद नेशनल इनकम की बात होती है, जो बिजनेस साइकिल और नेशनल इनकम। बिजनेस साइकिल एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। देखिए आपका सिलेबस आप खुद ही देख रहे हैं कितना वाइड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यदि आपकी बात करें तो सबसे पहले तो आपने देख लिया पॉपुलेशन पढ़ना था, दूसरा आपको क्या है बिजनेस साइकिल वगैरह पढ़नी है। देखिए बिजनेस साइकिल जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी कंडीशन, देखिए इस समय कोरोना चल रहा है तो बिजनेस क्या है स्लम्प डाउन हो रहा है, इकॉनमी गिर रही है कि नहीं गिर रही है, तो उसी तरीके हर अर्थव्यवस्था में स्लम्प डाउन आते हैं, बूम होता है। तो बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ना है जो ऐसे करके चलती है, एक नॉर्मल रेंज से ऊपर जाती है नीचे जाती है, बिजनेस साइकिल पढ़ना है। और नेशनल इनकम पढ़ना है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम इन कंट्री, जो कंट्री प्लस NIF है। नेशनल इनकम क्या है, देश के अंदर जो कमाया गया और विदेशों से जो पैसा जो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसको क्या कहेंगे नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की विधियां भी आपको पढ़नी, जिसमें प्रोडक्शन मेथड होता है सबसे पहले, जिसमें तीनों ही सेक्टर आपके कह सकते हैं, सर्विस सेक्टर जो ट्रेडरी है, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है, प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर, उन तीनों की इनकम को जोड़ा जाए, GDP निकाली जाए और उसके बाद NIF बाहर से पैसा जो है उससे कैलकुलेट किया जाए। प्रोडक्शन मेथड है, दूसरा इनकम मेथड है। जिस प्रकार ये प्रोडक्शन से आंकड़े नहीं मिल सकते हैं तो ऐसा माना जाता है जो पैसा कमाया गया है वो प्रोडक्शन और इनकम का सम बराबर ही होता है, क्योंकि प्रोडक्शन से जैसे पैसा दिया गया, जो प्रोडक्शन किया गया वो तो या तो सैलरी के रूप में दिया जाएगा, या तो जिसने भूमि लगाई उसको रेंट मिल जाएगा, जिसने पूंजी लगाई उसको कैपिटल मिल जाएगा, जिसने लेबरी की है उसको वेजेस मिल जाएगा, और जो एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इनकम मेथड है और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ से भी जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें तो अब आती है स्टैटिक्स की बारी। तो स्टैटिक्स में आपको स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह पढ़ना है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइड। तो मीन जो है सब बता दें कि आंकड़े जो है वो कैसे निकाले जाएंगे। आंकड़े आपको ऐसे तरीके से प्रस्तुत किए जाएं जिससे आप समझ सकें। तो जब आंकड़े आपने लिए, कलेक्ट किए, तो वो बिखरे हुए आंकड़े थे। अब उनको क्या है टेबुलेशन की गई, सारणी बनाई गई, क्लासिफिकेशन किया गया। अब वो भी बहुत बड़े आंकड़े हैं, अब इनको एक नज़रों में देखना है तो आपको क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करना पड़ेगा। आपने कहा औसतन जो 95% बच्चे पास हो गए, तो आपने एक आंकड़ा दिया है। अब अलग अलग व्यक्तियों का आंकड़ा देते, अलग अलग बच्चों का देते, तो उस कंडीशन थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और चीज़ें आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसके लिए मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल इन सब का यूज किया जाता है। मीडियन क्या करता है, संपूर्ण समंग माला को 2 भागों में बांट देता है। मीन क्या करता है, मीन संपूर्ण समंग माला का एक एवरेज देता है। मोड क्या कहता है, संपूर्ण समंग माला में पूर्ण जो सीरीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाली आने वाला जो संख्या है उसके बारे में बताता है। मोड का प्रयोग जैसे बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। देखिए देश में अमूमन लोग कितने नंबर का जूता पहनते हैं, 7 से 8 नंबर का पहनते हैं। तो प्रोडक्शन करते टाइम मोड निकाल लेते हैं वो, क्योंकि 7 से 8 नंबर के जूते का जो है वो साइज़ ज़्यादा बनाते हैं। मार्केट में जाइए, हर दुकान पर आपको 7, 8, 6, 7, 8 नंबर का साइज़ 9 नंबर का मिल जाएगा। 12 नंबर का जूता लेने जाएंगे, 12 नंबर का जूता हर दुकान पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको पहनने वाले लोग कम हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद कह सकते हैं रिग्रेशन है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन दो चरों को, जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपस में क्या संबंध पाया जाता है, इसके बारे में कोरिलेशन बताता है। और रिग्रेशन क्या है, 2 स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक दूसरे पर कैसे प्रभावित होते हैं, इसको रिग्रेशन एनालिसिस बताता है। और इस कार्ल पियर्सन वगैरह के जो कह सकते हैं विषमता गुणांक हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद बात की जाए तो 2-3 और टॉपिक हैं, एक एग्रीकल्चर डेटा और उसके बाद इंडस्ट्री डेटा
और इंडस्ट्री और उसके बाद इंडियन स्टैटिक्स की जो कमियां हैं, CSO NSO कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय संबंधों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संबंध ना तो पूर्ण है ना ही विश्वसनीय है, ना तो ये कंप्लीट है ना विश्वसनीय, क्योंकि भारत में बहुत अधिक जनसंख्या है और यहाँ जो डेटा कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए CSO NSO बनाया गया, कैसे वो दूर किया जाएगा ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर सेक्टर के जो डेटा हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या का करीबन 50% वो एग्रीकल्चर पे आधारित है, पर उनका प्रोडक्शन जो है, जो उनका कह सकते हैं नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो 16% मात्र है, और रोज़गार जो दे रहा है वो 50% के आसपास लोगों को दे रहा है। तो वहाँ पर आपको देखना है। उसके बाद इंडस्ट्री जो है, कोई भी देश इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे पहले आना चाहता है। एग्रीकल्चर, देखिए कोई भी कंट्री उठेगी तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से काम करती है, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। इंडिया ने भी वैसा किया। और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, देखिए यहाँ का रॉ मटेरियल जो होता है सेकेंडरी सेक्टर में, और जॉब सबसे ज़्यादा कौन दे सकता है? सेकेंडरी सेक्टर दे सकता है भारत के साथ। और उसके बाद सर्विस सेक्टर होता है, तो सर्विस सेक्टर के भी आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। तो सर्विस सेक्टर भारत ने क्या किया, एग्रीकल्चर से तो चला पर सेकेंडरी सेक्टर में नहीं, इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा उसने नहीं काम किया, और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा उठ गया। यहाँ पर टोटल GDP में कंट्रीब्यूशन जो है 54% है, पर एम्प्लॉयमेंट मात्र वो 31% दे रहा है। सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का है, पर एम्प्लॉयमेंट जो है मात्र 31% है। और यहाँ पे GDP में कंट्रीब्यूशन जो है मात्र 16% का है, पर एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्स 50% लोगों को दे रहा है। यहाँ पे अप्रॉक्स जो जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में हम उठाना चाहते हैं, तो ये सारे आंकड़े आपको ये देखने हैं। तो टोटल जो आपका सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें आपने सारी चीज़ें देखी, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें आपने सारी चीज़ें देखी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें कैश फ्लो फंड फ्लो के बारे में बात की थी, और टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस और प्रोड्यूसर बिहेवियर में जो बात करें तो आपका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन की जो बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है। और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो नेशनल इनकम जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बिजनेस साइकिल क्या है इसके बारे में आपको देखना है, और पॉपुलेशन की थ्योरीज वगैरह आपको देखनी है। फिर स्टैटिक्स में बात करते हो तो स्टैटिक्स में इंडस्ट्री के आंकड़े, एग्रीकल्चर के आंकड़े जो हैं, और कह सकते हैं आपके सर्विस सेक्टर के आंकड़े, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। साथ में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल, ये सारी चीज़ों के बारे में देखना है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस जिसमें कार्ल पियर्सन, बाउलेज स्क्यूनेस है, और उसके बाद डिस्पर्जन जिसको अपीकरण कहते हैं, उसके बारे में स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखना है, रिग्रेशन और कोरिलेशन, इतने सारे कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ने हैं। ये सारे जब तक आप डीप में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आपको सारी चीज़ें जो है डीप में पढ़नी पड़ेंगी। थैंक यू।